हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। एंड आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देखो इतने ज्यादा रिपीट करता है सीबीएसई हर साल क्वेश्चंस कि कोई भी अगर अच्छे से पीवाईक्यूज का एनालाइज करे तो वो ये बता सकता है कि कौन से क्वेश्चन सीबीएसई कल आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में डालने वाला है। एंड उन्हीं पीवाईक्यूज को, उन्हीं सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को, सैंपल पेपर्स को एनालाइज करके मैं लाई हूँ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आई कैन गारंटी यू कल को तुम्हारे इकोनॉमिक्स के पेपर में कोई भी सेट आ जाए तुम्हें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी पीडीएफ में से, इसी में से देखने को मिलने वाले हैं। अगर तुमने मुझे बीएसटी के पेपर के टाइम फॉलो किया था तो तुम्हें पता होगा तुम्हारे बीएसटी में 14 लॉन्ग क्वेश्चन आए थे। उन 14 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मैंने तुम्हें 20 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ दिया था। एंड मोस्ट ऑफ द सेट्स में किसी में वो 14 में से, किसी में 8 लॉन्ग क्वेश्चन, किसी में 10, किसी में 11 लॉन्ग क्वेश्चन मेरे उस एक पीडीएफ में से आए थे। तो देखो मैं कोई बहुत महान नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं इतना बोल रही हूँ कि सीबीएसई हर साल क्वेश्चन रिपीट करता है और इस बार भी सीबीएसई रिपीट करेगा। बिजनेस स्टडीज में हुए हैं, मैथमेटिक्स में हुए हैं, हर पेपर में होते हैं, इकोनॉमिक्स में भी होंगे। तुम्हारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में 7 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। मैं 7 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 15 लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ और मैं गारंटी दे सकती हूँ तुम्हारा सेट 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी आ जाए, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन 7 लॉन्ग क्वेश्चन में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी एक पीडीएफ में से होने वाले हैं। देखो तुम्हारे पेपर में जो है 20 एमसीक्यूज आएंगे। 20 एमसीक्यूज के लिए मैं 2 वीडियोस लेकर आई थी, 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज मैक्रो के, 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज इंडियन इको के। तो टेक्निकली मैंने तुम्हें 100 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाए हैं। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर तुमने वो 100 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लिए, तुम्हारा काम, तुम्हारे ये 20 नंबर पक्के हैं, उन्हीं में से एमसीक्यूज आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। मैंने बहुत अच्छे से वो 50 एमसीक्यूज फाइंड आउट करे थे, तो उसकी तुम टेंशन मत लो। एमसीक्यूज के लिए बस तुम उतना कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करी जाए तो मैं 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैक्रो के लेके आई हूँ, इंडियन इको के भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। एंड मोस्ट ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चन इसी पीडीएफ में से तुम्हें देखने को मिलने वाले हैं। देखो तुम्हें करना क्या है, जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगी उन सभी क्वेश्चंस को तुमने पढ़ना है, अच्छे से देखना है, अपने दिमाग में सोचना है कि अगर इनमें से कोई भी एक सवाल आ जाए तुम्हें 3 नंबर में या 4 नंबर में, तुम कैसे विद पॉइंटर्स, विद डिटेल्स, आधा पेज, 1 पेज, उस एक एक क्वेश्चन पे लिख के आओगे। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा हुआ है और मुझे आता है और हो गया, नहीं। इन सभी क्वेश्चन को तुम्हें देखना है कि क्या तुम इन क्वेश्चन को 4 नंबर में आधा पेज, 1 पेज भर के डिटेल में लिख सकते हो। अगर यस तो अच्छी बात है, वरना प्लीज इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अपनी जो भी तुम बुक फॉलो कर रहे हो वहां से याद कर लो, क्योंकि कल को तुम पेपर से बाहर निकलोगे तो तुम्हें याद आएगा कि हाँ ये वही क्वेश्चन है जो मैंने बताए थे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन तुम्हें आएंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पे जो मेरे पास आता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जरूर आता है, ठीक है। अगर 5 सेट आएंगे तो 5 में से 2 से 3 सेट में आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 से 3 नंबर में ये सवाल पूछा जाता है विद डायग्राम, विद एक्सप्लेनेशन, रियल फ्लो, मनी फ्लो, चारों तरीके के जो फ्लो हो रहे हैं हाउस होल्ड फॉर्म में, सब बता के आना है। दूसरे नंबर पे मैंने तुम्हें दिया है आइडेंटिफाई करने को। देखो आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें क्या क्या आ सकता है, फ्लो वर्सेस स्टॉक, नॉर्मल रेजेंट है या नहीं, डोमेस्टिक टेरिटरी है या नहीं, फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है, और कंज्यूमर गुड है या कैपिटल गुड है। टेक्निकली जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 है उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आइडेंटिफाई करने के लिए इन सब में से कोई ना कोई एक चीज जरूर आने वाली है। प्लीज इनका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। संदीप गर्ग का चैप्टर नंबर 2 है जिसमें से ये तुम्हें चीजें देखने को मिलेंगी। डेफिनेशन पहले पढ़ना और फिर याद करना कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है क्या नहीं, वो सब कुछ आएगा, ठीक है। फिर आते हैं मेरे पास न्यूमेरिकल्स। देखो न्यूमेरिकल्स अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तुम आराम से अपने 10-12 नंबर जो है पक्के कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स में मैं तुम्हें एक गारंटी देती हूँ। मैंने 3 वीडियो डाली है न्यूमेरिकल्स की। पहले मैंने डाली है फॉर्मूला शीट जिसमें सारे फॉर्मुलास मैंने समझाए हैं, बताए हैं। फिर मैंने बताया है तुम्हें ट्रिक कि तुम्हें न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। तो इस ट्रिक को, इस एक वीडियो को अगर तुमने सुन लिया, उसमें मैंने ऐसी ट्रिक बताई है कि एडीएएस का, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कोई क्वेश्चन आ जाए तुम छोड़ के नहीं आओगे। मैंने ऐसी ट्रिक इसमें बताई है, तो अगर तुम ये कर लेते हो तुम्हारा काम हो जाएगा। और उसके बाद मैं लेकर आई हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियो। 3 वीडियोस हैं ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड, मैं लिंक डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये 3 वीडियोस अगर तुमने कर ली, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, मेरी गारंटी है तुम न्यूमेरिकल गलत नहीं कर सकते। तुम्हारे न्यूमेरिकल में आधा नंबर भी नहीं कटेगा तुमने अगर ये कर लिया तो, ठीक है। इसके बाद आता है जीडीपी एंड वेलफेयर का टॉपिक, और उसमें भी एक्सटर्नैलिटीज का टॉपिक आता है। बेटा लिख कर ले लेना, ये सवाल आएगा ही आएगा। तुम्हें कुछ स्टेटमेंट दे दी जाएगी और बोला जाएगा इसका जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट है, इसका वेलफेयर पे क्या इम्पैक्ट है, या तो ये सवाल, या फिर पूछने जाएगा एक्सटर्नलिटीज क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज क्या है, इसको डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो। ये तुम्हारे नेशनल इनकम के एंड में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये टॉपिक दिया हुआ है विद डिटेल, विद पॉइंटर्स, विद हेडिंग्स, विद एक्सप्लेनेशन, सब कुछ रट लेना अच्छे से।
फिर आता है व्हाई इज रियल जीडीपी अ बेटर इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ देन द नॉमिनल जीडीपी। देखो रियल और नॉमिनल जीडीपी का न्यूमेरिकल भी आता है, वो यहाँ पे न्यूमेरिकल में मैंने करवाया है, फॉर्मूला सब कुछ बताया है, वो कर लेना। रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी पे थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है कि रियल जीडीपी एक बेटर इंडिकेटर क्यों है नॉमिनल जीडीपी से, इसको भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है मेरे पास फॉर्मेट ऑफ बीओपी। देखो मुझे नहीं समझ आता क्यों बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं कर पाते। उनसे मैं अभी भी पूछूं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहाँ आते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, मोस्ट ऑफ द बच्चों को एंट्रीज याद नहीं होती। मैं अभी पूछूं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन कौन से, अकोमोडेटिंग कौन से, बच्चों को याद नहीं होता। इसके लिए मैं एक वीडियो बता रही हूँ, वीडियो में यहाँ पे दिखा भी दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मेरी रिवीजन वीडियो बीओपी की 15-20 मिनट में मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज करवाया हुआ है। बस तुम वो कर लो, एक वीडियो कर लो, बीओपी का फॉर्मेट मैंने उसमें एग्जैक्ट बनाया हुआ है, बस वो कर लो। 15-20 मिनट की एक वीडियो तुम्हारा पूरा बीओपी का चैप्टर खत्म कर देगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ भी दिखा दूंगी। उसके बाद तुम्हारा बीओपी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तुम गलत नहीं करोगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो फॉर्मेट ऑफ बीओपी अच्छे से रटना है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, करंट, कैपिटल, बीओटी सब कुछ आना चाहिए। फिर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डिफरेंस आ सकता है एग्जाम्पल के साथ, सब कुछ बताना है। गवर्नमेंट बजट के चैप्टर में ये तुम्हें मिल जाएगा, गवर्नमेंट बजट के चैप्टर में, ठीक है। फंक्शन ऑफ आरबीआई बेटा विद डिटेल, विद पॉइंटर्स, विद हेडिंग सब कुछ करना है कि आरबीआई सरकार के लिए क्या करता है, आरबीआई बैंक्स के लिए क्या करता है, आरबीआई मनी सप्लाई कैसे क्या कर रहा है। फंक्शंस ऑफ आरबीआई बेटा लिख कर ले लेना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता है गवर्नमेंट का, कि आरबीआई सरकार के लिए क्या करता है, एडवाइजर, एजेंट, बैंकर, वो वाला। इसमें मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, तुम ये मत सोचना कि मुझे तो आता है, मैंने तो पढ़ा था, हो गया, नहीं। विद हेडिंग, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आरबीआई सरकार के लिए क्या करता है, बच्चे 4-5 लाइन में लिख के आ जाएंगे, नहीं, यहाँ पे तुम्हें 3 हेडिंग बनानी है, एजेंट, एडवाइजर, बैंकर, तीनों हेडिंग्स को अलग अलग से एक्सप्लेन करके आना, तभी नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ये सारे सवाल तुमने कभी ना कभी पढ़े होंगे, तुम्हें आते होंगे, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ इन सभी सवालों को सिर्फ ये नहीं कि आता है, विद डिटेल, विद एक्सप्लेनेशन, विद हेडिंग, विद पॉइंटर आने चाहिए। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई कर लेना। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट फिर से मैं बोल रही हूँ कि आएगा ही आएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में सिर्फ ये नहीं करना कि 7 पॉइंट्स है, मैंने 7 पॉइंट्स की हेडिंग याद कर ली, इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वो ये नहीं पूछेगा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव समझा दो, वो तुम्हें एक स्टेटमेंट देगा और पूछेगा ये स्टेटमेंट किस ऑब्जेक्टिव की बात कर रही है, ठीक है। तो तुम्हें उसकी जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है तुम्हारी बुक में, वो अच्छे से पढ़नी है, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो ये वाला ऑब्जेक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज तुम्हें यहाँ बता देती हूँ कि अगर कहीं भी आ जाए कि टैक्स छूट दे दी, सब्सिडी दे दी, टैक्स रिबेट दे दिया, तो वो कौन सा होता है, वो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का जो है होता है हमारा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो प्लीज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट को विद एक्सप्लेनेशन कर लेना, ताकि कोई भी स्टेटमेंट है तुम्हें पता हो वो कौन सा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। फिर वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर बेटा जी आता ही आता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का भी आ सकता है, पर उसके कम चांस होते हैं, ज्यादा चांस होता है कि वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर ही पूछा जाए, विद एजम्पशन, विद टेबल, विद फॉर्मूला, विद एक्सप्लेनेशन, डिटेल में लिख कर आना है, आपको याद करके जाना है। फिर आते हैं सेविंग से कंजम्पशन कर्व कैसे निकालो, या फिर उसका उल्टा कंजम्पशन से सेविंग कर्व कैसे निकालो, लिख कर ले लो, आता ही आता है। इस साल के सैंपल पेपर में भी पूछा गया है, 1-2 सेट में आ जाता है, ठीक है। इसमें तुम्हें अच्छे से बताने हैं कि मेरे 2 पॉइंट्स हैं, एक डिस सेविंग्स का, एक ब्रेक इवन का, उन दोनों पॉइंट्स की वजह से मैं ऐसे निकालूंगा कर्व विद डायग्राम, अच्छे से करके जाना है। फिर है इम्पैक्ट क्या होगा एक्सेस डिमांड का या डेफिशिएंट डिमांड का हमारे देश का, आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट पे, इनकम पे, प्राइसेस पे। तो तुम्हें बता क्या है कि डेफिशिएंट डिमांड है तो आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्राइसेस सब कुछ कम हो जाएगा, पर अगर एक्सेस डिमांड है तो आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्राइसेस ये सब कुछ बढ़ जाएगा, अज्यूमिंग हमारे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ऐसा क्वेश्चन ने लिखा है, तो तुम बता सकते हो कि एक्सेस डिमांड में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, वरना तुम बता सकते हो कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं है तो सब कुछ एक्सेस डिमांड में बढ़ेगा, डेफिशिएंट डिमांड में सब कुछ कम होगा। आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्राइस, इसका इंपैक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आता है मेजर्स टू करेक्ट द एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कैसे करेक्ट करना है, इसमें चाहे तुम्हारा फिस्कल पॉलिसी का आ जाए, चाहे तुम्हारा मॉनेटरी पॉलिसी का आ जाए, जरूर आएगा। तो प्लीज आरबीआई का, बैंक रेपो, रिवर्स रेपो वगैरह, और सरकार का गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस, इसमें पूछा जाएगा, लिख कर आना है। फिर इक्विलिब्रियम कैसे स्टैब्लिश करते हैं अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, कैसे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश किया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। डिमांड सप्लाई का डायग्राम बना के दिखाना, प्रॉपर इक्विलिब्रियम बना के दिखाना, इक्विलिब्रियम प्राइस एस्टैब्लिश करके दिखाना, ठीक है, ये अच्छे से करके जाना है। फिर आता है स्टेप्स टू फाइंड द नेशनल इनकम एंड प्रिकॉशंस, ठीक है। अब देखो मोस्टली ये जो क्वेश्चन आता है ये न्यूमेरिकल के और में आता है, तो जिस बच्चे को न्यूमेरिकल नहीं करना वो प्रिकॉशंस याद कर ले, कोई 4-5 प्रिकॉशन याद कर लो, ट्रांसफर इनकम ये वो, ठीक है, 4-5 प्रिकॉशन को याद करके चले जाओ। और स्टेप्स टू फाइंड नेशनल इनकम भी हमेशा देखा गया है कि न्यूमेरिकल के और में ही आ रहा है। अगर और में आता है तो, हर बार और नहीं आता, ये मत सोचो मैं न्यूमेरिकल छोड़ देता हूँ और मैं ये करके आ जाऊंगा, जरूरी नहीं है कि हर बार और में आएगा, कई बार
अकेला न्यूमेरिकल दे दिया जाता है, पर अगर न्यूमेरिकल के और में आते हैं तो काफी बार या तो आ जाता है कि स्टेप्स टू फाइंड नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, बाय एक्सपेंडिचर मेथड, या फिर पूछ लिया जाता है स्टेट एनी 3 प्रिकॉशंस अंडर द इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये पूछ लिया जाता है। तो देखो यहाँ पे मेरे 15 क्वेश्चन होते ही खत्म। मैंने सोचा था मैं तुम्हें 20 मैक्रो के दूं, 20 इंडियन इको के दूं, लेकिन इतनी रिपीटेशन है कि मैं 20 भी नहीं टोटल निकाल पाई, मैं 15 ही निकाल पाई हूँ कि 15 में से ही कुछ ना कुछ आएगा। इनको प्लीज मैं बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ ये मत सोचना कि पढ़ के वीडियो देख के छोड़ दिया। इनको अच्छे से पढ़ो कि मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन भी आती है, मुझे इसके 4 हेडिंग, 4 पॉइंट्स, मुझे रीजनिंग सब कुछ बहुत अच्छे से आता है। कोई डायग्राम है या कुछ है वो बहुत अच्छे से आता है। जो मैंने वीडियोस बोली है, एक तो बीओपी की मैं नीचे डाल दूंगी, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल का बेटा प्लीज मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ 3 वीडियोस है, इनको तुमने अच्छे से कर लिया, इसमें जो मैंने बोला है वो अच्छे से कर लिया, तुम्हारा न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी तुम्हें दे सकती हूँ, ठीक है। आई होप तुम्हें सारी की सारी चीजें समझ आ गई हूँ। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तुम कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। अकेले टॉपर नहीं बनना, सबको बनाना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां मैं तुम्हें बताऊंगी 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के।